हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम गुर्जर प्रतिहार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक सभी को बहुत अच्छा नहीं लगता है पढ़ने में, क्योंकि जल्दी से इसका मैटर याद नहीं होता है। इसमें बहुत से मंदिर भी आते हैं, बहुत से शिलालेख आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मंदिर का कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपके गुर्जर प्रतिहार से ही पूछा जाता है, या फिर करंट को बेस बना के पूछा जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार का मंदिर विशेष में इनके समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल इसीलिए कहा गया है कि इन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण राजस्थान में करवाया है। तो सबसे पहले हम इनके नाम को पढ़ेंगे कि इनका नामकरण कैसे हुआ है। तो गौरीशंकर ओझा ने इन्हें द्वारपाल कहा है, क्योंकि ये राजा के द्वार की रक्षा किया करते थे। जैसे आज हम कहते हैं गनमैन, तो जो द्वार की रक्षा करता है जिसे प्रतिहार कहा गया है। गौरीशंकर ओझा ने इनको प्रतिहार कहा है, प्रतिहार यानी द्वारपाल कहा है। ऐहोल अभिलेख में प्रथम बार उल्लेख गुर्जर जाति का उल्लेख इसमें मिला है। ए से आपको प्रथम याद रखना है, इधर ए और इधर प्रथम। तो ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिला है। इसके बाद स्कंद पुराण में गुर्जर जाति का उल्लेख मिला है। लेकिन दोस्तों, प्रश्न ऐहोल अभिलेख से ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें प्रथम बार यानी कि इससे भी प्राचीन ये है और इसमें प्रथम बार उल्लेख गुर्जर जाति का मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, ये शिलालेख हैं जो इनके नाम को लेकर आजकल आरपीएससी पूछती है। ये नहीं पूछ के और आपको डायरेक्ट शिलालेख पूछा जाता है कि कौन से शिलालेखों में गुर्जर प्रतिहारों को नाम दिया गया है। तो नीलकुंड, रागनपुर, देवली, करड़ा, ये 4 शिलालेख ऐसे दोस्तों जिनमें गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर नाम से पुकारा गया है। अब देखो दोस्तों, क्षेत्र यानी कि गुर्जर प्रतिहारों का क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो भिल्लमल्लकाचार्य ने इनकी बुक लिखी है ब्रह्म स्फुट, जिसमें इनके क्षेत्र को यानी कि गुजरातरा का मतलब है पश्चिमी राजस्थान और गुजरात दोनों को मिक्स करके आपको गुजरातरा बोला गया है। तो इसमें भिल्लमल क्षेत्र कहा गया है भिल्लमल्लकाचार्य द्वारा। ब्रह्मपुष्ट इनकी बुक है ब्रह्म स्फुट, उसमें भिल्लमल क्षेत्र इनको बताया गया है। इसी को हम भीनमाल आज कहते हैं। इसके बाद घटियाला शिलालेख है, उसमें इनका क्षेत्र बताया गया है गुजरातरा, जो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात दोनों को जोड़ता है, दोनों में फैला हुआ है। एन.सी. रे ने मांडवीपुरा कहा। मांडवीपुरा मंडोर का पुराना नाम है दोस्तों। एन.सी. रे ने किसने कहा है? एन.सी. रे ने मांडवीपुरा मंडोर का पुराना नाम गुर्जरों के क्षेत्र को कहा है। इसके अलावा दोस्तों 26 शाखाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में फैली। मंडोर है, जालोर है, राजौरगढ़ है, कन्नौज है, उज्जैन है, भड़ोच है। तो गुर्जरों की 26 शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैली। इसके बाद देखो दोस्तों, उत्पत्ति। नाम और क्षेत्र के बाद हमें उत्पत्ति याद रखनी है। उत्पत्ति के लिए हमें कनिंगम। अब देखो दोस्तों, जो अंग्रेज लोग होते हैं वो किसी भी जाति को कभी भी अंग्रेज का नाम देके पूछ लिया जाए कि इन्होंने इसको किससे उत्पन्न बताया है, तो वो हमेशा विदेशी ही बताएंगे। वो अपने यहाँ की प्रशंसा क्यों करेंगे, वो हमेशा विदेशों की प्रशंसा करेंगे। इसलिए कनिंगम ने इनको शक और यूची जाति से बताया है। तो ये यूची जो जाति है ये विदेशी कुषाण है और इनको विदेशी ही बताएंगे। स्मिथ, व्यूलर, हर्नले ये भी इनको हूणों की संतान बताते हैं, तो ये भी विदेशी हैं दोस्तों। सामान्यतः मूनोनेंसी ने जो हमारे राजस्थान के हैं इनको रोहिलिद्दी हरिश्चंद्र का ही नाम है और भद्रा की 4 संतानों से इनको उत्पन्न बताया है। यानी कि इनका मूल पुरुष जो है हरिश्चंद्र को बताया गया है, जो एक ब्राह्मण था। इनके बाद इनकी 4 संतानें हुई दोस्तों। कौन कौन? भोगभट, दह, कद्दक, रज्जिल। तो दह तो भड़ोच चला गया और रज्जिल, और ये तीनों चारों भाई मिलकर मंडोर पर आक्रमण करते हैं और इस पर अपना शासन स्थापित करते हैं। मंडोर में दोस्तों पहले नागवंशीय शासकों का शासन था, तो इन चारों भाइयों ने मिलकर हराया
और अधिकार इस पर कर लिया। तो रज्जिल जो 4 भाइयों में एक था, इस रज्जिल ने, इसके जो पोता है नागभट्ट फर्स्ट, ये यहाँ का वास्तविक शासक बनता है, क्योंकि इसने वास्तविक शासन की नींव रखी थी। अब दोस्तों इसके बाद हमसे पूछा जाता है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम कभी कभी दोस्तों हमें क्रम से पूछ लिया जाता है, तो इसका क्रम आपको मैं कभी ट्रिक बना के और बता दूंगी। फिलहाल हम इसको गुर्जर प्रतिहार को पढ़ना है, तो हम इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इसकी जो भी ट्रिक बनेगी मैं उसको ज़रूर डालूंगी। आप देखो दोस्तों वंशानुक्रम में क्या है दोस्तों, सारे राजा को याद नहीं करना होता है। राजा जो कोई अच्छा काम करता है, जो कोई स्पेशल काम करता है, उसी राजा को हमेशा याद किया जाता है। तो सबसे पहले हमें वंशानुक्रम में नागभट्ट फर्स्ट को याद करना है, यही इसका वास्तविक शासक है। तो इनका वंशानुक्रम 730 से 1093 तक रहा दोस्तों। इसके बाद में चौहानों का शासन आ जाएगा। तो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी शताब्दी में प्रतिहारों का शासन रहा, तो 8वीं से 12वीं शताब्दी। तो नागभट्ट फर्स्ट सबसे पहले मंडोर में अपना स्थापना करते हैं, और मंडोर से ये मेड़ता आते हैं, मेड़ता से भीनमाल ये चावड़ा राजपूतों को हराकर अपने शासन की नींव रखते हैं। फिर यहाँ से जालोर में आते हैं, तो यहाँ ये दुर्ग बनवाते हैं। नागभट्ट फर्स्ट ने यहाँ पे दुर्ग बनवाया। जालोर से फिर ये अपने क्षेत्र का प्रसार करते हुए आबू, और आबू से डायरेक्ट उज्जैन में दोस्तों ये उज्जैनी इन्होंने अपने जो राज्य है उसकी राजधानी उज्जैनी नाम से बनाई, जो राजस्थान के बाहर राजधानी पहली बार बनी थी। तो अब ये जो नागभट्ट फर्स्ट है, ये विष्णु के उपासक थे, तो इन्होंने नारायण की उपाधि ली। विष्णु के उपासक होने की वजह से इन्होंने नारायण की उपाधि ली। मलेच्छों और अरबों को ही कहा जाता है। तो मलेच्छों या अरबों का नाश किया, तो अरबों या मलेच्छों का नाशक इनको कहा जाता है। राम का प्रतिहार, मेघनाथ का युद्ध अवरोधक, और इंद्र के गरुड़ का नाशक, ये सभी इनके उपनाम है दोस्तों। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस ये मोटी मोटी बातें आपको याद करनी है जो हमें 6 से लेके और 10th तक की किताबों में दी गई है। इसके बाद आपका कोई प्रश्न नहीं रहेगा। इसके बाद दोस्तों नागभट्ट फर्स्ट के समय ही, नागभट्ट प्रथम के समय ही एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत लंबा चलता है दोस्तों। नागभट्ट फर्स्ट के टाइम शुरू होता है और आगे तक चलेगा, वो भी मैं बताऊंगी कहाँ तक, किसके कौन कौन राजा इस त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होंगे। तो पहला राजा तो है अपना नागभट्ट फर्स्ट। तो ये गुजरात प्रदेश में तो थे प्रतिहार, ये मालवा का प्रदेश भी कहलाता है, और पाल में थे, बंगाल के अंदर पाल, और राष्ट्रकूट थे आपके महाराष्ट्र के अंदर। तो ये जो महाराष्ट्र के अंदर जो दंती दुर्ग था, इन्होंने नागभट्ट को हराया। इनके समय 3 शक्तियाँ थी। नागभट्ट फर्स्ट के समय मेन भारत के अंदर 3 ही शक्तियाँ थी। तो पाल तो कमज़ोर लोग होते थे, तो पालों को तो ये हरा देते थे आसानी से, लेकिन राष्ट्रकूट को हराना इनके बस की बात नहीं थी। उस टाइम राष्ट्रकूट बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। तो दंती दुर्ग जो राजा था उसने नागभट्ट फर्स्ट को हराया। इनके समय में 3 शक्तियाँ थी, जिनमें नागभट्ट दंती दुर्ग से हार जाते हैं। इसके बाद पीछे से जो कुस्त रहते हैं वो मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। तो मंडोर तो वैसे ही इन्हीं का था, तो मंडोर पर नागभट्ट के बाद में कुस्त आ जाते हैं, शासन संभालते हैं दूसरे नंबर पे। नंबर क्रम याद नहीं रखना दोस्तों, न इनका सन याद रखना है, आपको सिर्फ राजा के नाम याद रखने हैं क्रम से। ये तो मैंने नंबर यूं ही लगा दिए ताकि मुझे सेटलमेंट सही रहे, बाकी ये ज़रूरी नहीं है दूसरा है तीसरा है, बाकी ये क्रम से हैं। तो आपको इसी क्रम में जो मेन राजा हैं उन्हीं को याद करना है। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है तो उसमें फिर हम दिक्कत हो जाती है। तो कुकुस ने मंडोर पर अधिकार किया, ये बात कहाँ लिखी हुई है दोस्तों, ये घटियाला शिलालेख जो कुकुस ने ही लिखवाया था। तो देखो इसे याद करने की, तो कुकड़ू यानी मुर्गा कैसा है, घटिया है। तो दोस्तों इसको ऐसे याद कर लेना कि मुर्गा घटिया है। तो ये आपको कभी भी भूलोगे नहीं कि कुकड़ू क्या है,
घटिया है। यानी कि कुक्कुस्त का कौन सा शिलालेख है? घटियाला शिलालेख। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद मंडोर प्रतिहारों की ही इंदा शाखा के पास चला जाता है। प्रतिहारों की मैंने जैसे 26 शाखाएं बताई है, तो पूरे राजस्थान में फैलेंगी। तो इसके बाद प्रतिहारों की एक नई शाखा निकलती, इंदा शाखा, उसके पास चला जाता है। और इंदा प्रतिहार शासक हमीर, जो शासक हमीर था, हमीर जो इनका सामंत था, मैंने बोला कि इनका सामंत, चौहान इनके सामंत होंगे। तो ये जो सामंत था हमीर देव चौहान, ये सामंत इसको बहुत परेशान करता है इंदा को। इंदा प्रतिहार इस सामंत से बहुत परेशान हो जाता है हमीर से। तो इसी से परेशान होकर वीरमदेव का पुत्र जो था चूड़ा राठौड़, वीरमदेव का पुत्र चूड़ा राठौड़ से ये अपनी पुत्री की शादी कर देता है और इसको दहेज में दे देता है। ये बात किसने कही दोस्तों? मुहणोत नैणसी ने कही। मुहणोत नैणसी जोधपुर के दरबार में थे, तो ये जोधपुर को अच्छे से जानते थे, तो इन्होंने ये बात कही है अपनी किताबों में। इसीलिए जो मंडोर है वो सबसे पहले नागवंशों के पास था, उसके बाद प्रतिहार आए, और उसके बाद राठौड़ वंश को, जो चूड़ा राठौड़ है, उसे क्या दे दिया जाता है? दहेज में दे दिया जाता है। और ये RS प्री में प्रश्न पूछा गया है। अब देखो दोस्तों, मुहणोत नैणसी राजा जसवंत सिंह का दरबारी था। जोधपुर के जो राजा जसवंत सिंह थे उन्हीं का दरबारी था। तो ये जोधपुर की ही बड़ाई करेंगे, तो हर जगह जोधपुर की बड़ाई इनके मुंह से सुनने को मिलेगी। इसके बाद देवराज कोई खास काम नहीं करते हैं, तो इन्हें हम सिर्फ नाम याद रखना है, ताकि हमें क्रम में कभी देवराज नाम आ जाए तो हम कंफ्यूज नहीं हों। इसके बाद वस्त्रराज वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। त्रिपक्षीय संघर्ष की जो असल शुरुआत होती है वो वत्सराज के समय से होती है। अब पाल नरेश, मैंने जैसे बोला, पाल नरेश तो क्या थे? थोड़े कमज़ोर थे, तो उनको तो सभी हरा दिया करते थे। लेकिन वस्त्रराज ऐसा शासक था, महान शक्तिशाली शासक इसको हम कह सकते हैं प्रथम, कि इसने पाल नरेश के धर्मपाल को भी हराया। और राष्ट्रकूट के ध्रुव से ये हार जाता है, लेकिन क्या करता है दोस्तों? ये पाल नरेश के धर्मपाल को हराया। पाल शासक क्या थे? कमज़ोर थे, इनको तो कोई भी हरा दिया करते थे। लेकिन वत्सराज के टाइम धर्मपाल भी एक मजबूत शासक था जिसको इसने हराया। लेकिन फिर भी ये राष्ट्रकूट के ध्रुव से क्या हो जाता है? हार जाता है। मैंने जैसे ही बोला कि राष्ट्रकूट बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करते थे उस समय, तो उनको हराना मुश्किल था। तो वत्सराज ने, देखो दोस्तों, और क्या काम करवाया? तो ओसिया के मंदिर का निर्माण करवाया। और कुवलय माला जो ग्रंथ है, किसने लिखा दोस्तों? उद्योतन सूरि ने। देखो दोस्तों, ये जो संस्कृति हम पढ़ते हैं, इसमें इसको इसी तरह से पढ़ना सही रहता है। इसी में आपको आपकी किताबें भी याद हो जाती है, जो साहित्य है वो याद हो जाता है, मंदिर भी याद हो जाते हैं, राजा भी याद हो जाते हैं, और कहाँ कहाँ इन्होंने कौन कौन सा निर्माण करवाया, शिलालेख भी आपको इसमें याद हो जाते हैं। तो ये चारों पांचों को आपको एक साथ लेके चलना होता है। अलग अलग याद करोगे तो आप कुछ भी याद नहीं कर पाओगे। तो इनको जोड़ जोड़ के और कोरिलेशन से आपको इसको याद करना है। तो कुवलय माला ग्रंथ है, उसमें वत्सराज के समय लिखा गया है, उद्योतन सूरि ने लिखा है, और ये 18 भाषाओं में लिखा गया है। और किस में लिखा गया है दोस्तों? ये जालोर दुर्ग में लिखा गया है, क्योंकि जालोर दुर्ग किसने बनवाया था? वत्सराज ने। तो दोस्तों, ये कुवलय माला ग्रंथ आपको याद हो गया होगा, किसने लिखा है? उद्योतन सूरि ने। इसके बाद दोस्तों, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड, इनके पिता हैं वत्सराज, वत्सराज के पुत्र हैं, और इनकी माता का नाम है सुंदर देवी। दोस्तों, राष्ट्रकूट नरेश इनके टाइम कौन था? नरेश गोविंद तृतीय था। इसके समय ये चक्रायुद्ध को परास्त करके कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। चक्रायुद्ध उस समय कन्नौज का शासक था दोस्तों। लेकिन अब जैसे ही मैंने कहा कि पालों को तो हराना आसान था, लेकिन राष्ट्रकूटों को हराना बहुत मुश्किल था। लेकिन राष्ट्रकूटों में इस समय क्या हुआ दोस्तों? नागभट्ट सेकंड के समय होता क्या है, गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट नरेश था, उस समय चक्रायुद्ध कन्नौज का शासक था। तो यहाँ पे जो गोविंद तृतीय था
वो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण घर पे अपने जैसे घरेलू प्रॉब्लम भी हो सकती है उसमें उलझा हुआ था और समय पाकर इसी का फ़ायदा उठाकर नागभट्ट सेकंड जो होते हैं उसने चक्रयुध को परास्त करके और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद कन्नौज को अपनी राजधानी भी बनाते हैं और उज्जैन के बाद ये पहली राजधानी बनती है कन्नौज। फिर इसके बाद कन्नौज को कोई हरा नहीं पाया, कन्नौज को कोई जीत नहीं पाया, इसीलिए इसकी जीत की खुशी में इन्होंने अपनी आप को परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि लेते हैं। ये अभिलेख है आपका बकुला अभिलेख। इसमें आपको ये साफ मिलेगा कि परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि किसने ली है, नागभट्ट सेकंड ने। दलपत विजय में जो खुमान रासों की रचना की, दलपत विजय ने किसकी रचना की दोस्तों, खुमान रासों की। ये खुमान जो है ये गुहिलों का शासक था, ये आपके नागभट्ट सेकंड के दरबार में था, जिसने क्या किया था, इसने मुसलमानों को परास्त किया था दोस्तों। तो इसी खुशी में दलपत विजय ने खुमान रासों की रचना इसकी बढ़ाई के अंदर की, इसकी प्रशंसा के अंदर की। तो इसने मुसलमानों को परास्त किया। अंत में नागभट्ट ने क्या किया दोस्तों, इतना जीतने के बाद में, इतना शक्तिशाली राजा होने के बावजूद उसने गंगा में डूबकर समाधि ले ली। दोस्तों प्रॉब्लम किसी की भी हो सकती है, ये तो राजा महाराजा थे, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर हुई होगी, इसीलिए इतना शक्तिशाली होने के बावजूद नागभट्ट सेकंड जो होते हैं, जिन्होंने कभी युद्ध हारे नहीं हैं, वो भी गंगा में डूबकर समाधि ले लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इसके बाद आते हैं रामभद्र। रामभद्र क्या होता है दोस्तों, एक अयोग्य शासक होता है। अयोग्य शासक होता है तो इसी का पुत्र मिहिरभोज जो होता है वो अच्छा शासक होता है, मतलब शक्तिशाली राजा के रूप में आप कह सकते हो उसको। तो मिहिरभोज ने क्या किया, अपने ही पिता को मार डाला। मिहिरभोज ने अपने पिता को, रामभद्र को मार डाला, क्योंकि रामभद्र के समय जो उज्जैन था वो रामभद्र ने खो दिया था। रामभद्र को हरा के उज्जैन वापस रामभद्र के हाथों से, यानी कि प्रतिहारों के हाथों से उज्जैन वापस चला गया था। इसीलिए मिहिरभोज को गुस्सा आया और अपने बाप को मार डाला। तो इसे अपने प्रतिहारों का क्या कहते हैं दोस्तों, पितृहंता। जो पिता को मार देता है बेटा, उसे पितृहंता कहा जाता है। तो मिहिरभोज, अब मिहिरभोज आया दोस्तों, ये प्रतिहारों का स्वर्णकाल कहलाता है। प्रतिहारों का स्वर्णकाल क्यों कहलाता है दोस्तों, क्योंकि एक तो इसने उज्जैन को वापस प्राप्त किया और ये भी एक तरह से शक्तिशाली शासक था। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों कि पाल और राष्ट्रकूट, जैसे मैंने बोला नागभट्ट सेकंड ने भी पाल और राष्ट्रकूट दोनों को हराया। तो वहाँ पाल शासक से लड़ाई नहीं हुई नागभट्ट सेकंड की, लेकिन यहाँ मिहिरभोज की पालों से भी संघर्ष किया तो राष्ट्रकूटों से भी संघर्ष किया। पाल और राष्ट्रकूट दोनों को इन्होंने हराया। तो इसमें पाल शासकों में तो था देवपाल और एक था नारायणपाल, इसने दोनों को हराया। और राष्ट्रकूटों में था कृष्णादित्य। राष्ट्रकूटों में कौन था, कृष्णादित्य। तो ये भी एक शक्तिशाली राजा था। तो इसने दोनों को हराया, इसीलिए प्रतिहारों का स्वर्णकाल इसके काल को कहा जाता है। सबसे पहले तो इसने एक तो उज्जैन वापस प्राप्त किया जो रामभद्र ने खो दिया था, और मंडोर में राजा बाउक को परास्त करके, देखो दोस्तों, जगह जगह अपना शासन खत्म होने के बाद इन मिहिरभोज ने अपने शासन को वापस शक्तिशाली बनाया। मंडोर में राजा बाउक ने हरा दिया था इनको, प्रतिहारों को, तो इसको वापस परास्त करके वापस मंडोर को जीता। गुहिल नरेश हर्षराज इसके दरबार में था। देखो गुहिल नरेश इतना बड़ा राजा भी इसके दरबार का दरबारी हुआ करता था। कौन, हर्षराज। इसी के राज में दोस्तों, मिहिरभोज के राज में ग्वालियर प्रशस्ति लिखी गई। जैसा कि मैंने बोला आपको, यहीं पे आपको प्रशस्तियाँ भी देखनी है, तो इसी के साथ साथ याद भी करना है। ग्वालियर प्रशस्ति किसके काल में लिखी गई, मिहिरभोज के काल में, जिसे मिहिरभोज को क्या दिया, इसमें आदिवरा की उपाधि इसको दी गई है। कल्हण की राजतरंगिणी, इसमें भी मिहिरभोज का उल्लेख है, और दौलतपुरा शिलालेख में भी मिहिरभोज का उल्लेख है, यानी कि प्रतिहारों का उल्लेख है। तो ये दोस्तों, ये आपके शिलालेख हो गए किसके टाइम के, मिहिरभोज के टाइम के। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं महेंद्रपाल को। महेंद्रपाल फर्स्ट। तो देखो दोस्तों, महेंद्रपाल फर्स्ट
BN पाठक ने इसे क्या बताया? हिंदू भारत का अंतिम महान सम्राट शासक कहा। इसके दरबार में था राजशेखर। राजशेखर बहुत अच्छे कवि थे दोस्तों, दरबारी कवि। ये महेंद्र पाल के दरबारी कवि भी थे और गुरु भी थे, दोनों ही थे। तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है दोस्तों। एक तो लिखी है कपूर मंजरी, एक लिखी है काव्य मीमांसा और एक लिखी है बाल भारत। ये महेंद्र पाल के समय की है। एक किताब ये और लिखेंगे आगे, जो महिपाल फर्स्ट के टाइम में लिखेंगे। ये 2 राजा के शासनकाल में दरबारी कवि रहेंगे। तो एक है बाल भारत, इसके माध्यम से महेंद्र को इन्होंने रघुकुल तिलक और चूड़ामणि बताया है। रघुकुल तिलक और चूड़ामणि बताया है। इसके बाद महिपाल फर्स्ट के समय दोस्तों अरबी यात्री अल मसूदी भारत आता है और भारत की यात्रा करता है। राजशेखर इनके दरबार में भी थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। और इसके समय बुक लिखी गई है प्रचंड पांडव। तो राजशेखर की कितनी किताबें हो गई दोस्तों? 4 किताबें हमने पढ़ चुके हैं अभी तक। कौन कौन सी? कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत और एक है प्रचंड पांडव। तो प्रचंड पांडव महिपाल फर्स्ट के समय की है। इसमें महिपाल विजय का उल्लेख है। महिपाल की जो विजय है, जीत है, उसका इसमें उल्लेख है। और इसमें महिपाल को क्या कहा दोस्तों? इसने रघुकुल तिलक तो इन्होंने महेंद्र पाल को भी कहा था, लेकिन यहाँ इसको मुकुटमणि कहा है। किसको? महिपाल को। और वहाँ उसे क्या कहा था? चूड़ामणि। वह आर्यवत महाराजा धीराज की उपाधि भी इसको दी गई है यहाँ पे। किसको? महिपाल फर्स्ट को। फिर इसके बाद में दोस्तों 3-4 ऐसे शासक आते हैं जो कोई ख़ास काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक क्रम के लिए इनको याद रखना है कि एक तो भोजदित्य, विनायक पाल, फिर महेंद्र पाल। ये 3 तो किसी काम के नहीं है। अब जो घटना होती है किसके समय में? विजयपाल और देवपाल के समय में। तो ये विजयपाल और देवपाल के समय में जो सामंत शासक थे वो शासकों से स्वतंत्र हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर राजा के सामंतों के पास सेना होती है और सेना ही अगर राजा को साथ नहीं देगी तो राजा कैसे लड़ेगा? तो राजा का पतन होना निश्चित है। तो इस प्रतिहारों का पतन होना यहीं से शुरुआत हो जाती है, क्योंकि सामंतों के अलग होने से शासन कमज़ोर पड़ जाता है और सेना किसके पास रहती है? केवल सामंतों के पास ही होती है। तो शाकंभरी चौहान, अब शाकंभरी चौहान जो था इनका सामंत था। किसका? प्रतिहारों का। शाकंभरी के चौहानों की जो नींव डालेंगे कौन? विग्रहराज सेकंड। तो ये शाकंभरी चौहानों का क्या है? सामंत है। ये इनसे अलग हो गया, स्वतंत्र हो गया, मतलब अपना अलग राज्य इन्होंने स्थापित कर लिया। तो महमूद गजनवी ने इस समय, किस समय दोस्तों? विजयपाल और देवपाल के समय जो शासक स्वतंत्र हुए, इसका फ़ायदा महमूद गजनवी ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। और क्या किया इसने महमूद गजनवी ने? इसके बाद में आते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के समय महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया और कौन भाग गया? राज्यपाल जो था वो कन्नौज से भाग जाता है, क्योंकि वो इसका सामना नहीं कर पाता है। इसी के बाद त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठते हैं, तो इसको भी महमूद गजनवी क्या करता है? आक्रमण करता है, और जिसको भी ये त्रिलोचन पाल झेल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में एक एक लाइन ही आपको याद रखनी है। इसके बाद यशपाल सिर्फ नाम का शासक रह गया था, अंतिम शासक के रूप में इसको याद रखना है, क्योंकि यशपाल अंतिम शासक जो था उसको चंद्रदेव गढ़वाल ने इसको हरा दिया और कन्नौज में गढ़वाल वंश स्थापित किया। चंद्रदेव के बाद लास्ट में जयचंद गढ़वाल आएंगे, जो अंतिम होंगे किसके समय? आपके पृथ्वीराज के समय। तो ये गढ़वाल और चौहान समकालीन हो जाएंगे धीरे धीरे दोस्तों आगे जाके। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों? राज इनका ख़त्म हो जाता है, किनका? प्रतिहारों का। तो उज्जैन पे तो हो जाता है परमारों का राज, कन्नौज पे हो जाता है गढ़वालों का राज, मंडोर पे हो जाता है राठौड़ों का राज जो दहेज में दे दिया गया था, और मेड़ता, जालोर आदि जो हैं दोस्ता वगैरह, इनमें चौहानों का राज हो जाता है। और ये जो गढ़वाल और चौहान हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं दोस्तों? समकालीन होते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई इनकी वंशावली।
अब इसके बाद हम इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ पढ़ते हैं दोस्तों। सांस्कृतिक उपलब्धियों में हमें इनकी 3 उपलब्धियाँ पढ़ने को मिलती है और यही अपने को सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनने के इम्कानात रहते हैं। तो देखो दोस्तों, सांस्कृतिक उपलब्धियों में सबसे पहले तो हमें कुलदेवी पढ़नी है। कुलदेवी, तो इनकी कुलदेवी है चामुंडा माता जोधपुर। जोधपुर में इनका शासन तो रहता है दोस्तों, लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग ये नहीं बनाते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो बनाया हुआ है वो चामुंडा माता के मंदिर के अंदर ही, मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग में ही चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग बाद में बना है और चामुंडा माता का मंदिर यहाँ पहले से उपस्थित था। इसके बाद देखो दोस्तों, हमें दुर्ग देखने हैं। तो यही चीज़ें घूम फिर के हमारे प्रश्न बनाती हैं। दुर्ग को कितने बनाए दोस्तों इन्होंने? 4। कितने दुर्ग हैं दोस्तों? 4। ये मंदिर ज़्यादा बनाएंगे और दुर्ग कम बनाएंगे। तो इनके पास मंदिर स्थापत्य का इनका जो काल है वो मंदिर स्थापत्य का स्वर्ण काल कहलाता है। दुर्ग देखो दोस्तों, दुर्ग में है 4 दुर्ग। कितने दुर्ग हैं दोस्तों? 4 दुर्ग। तो सबसे पहला दुर्ग है मंडोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? मंडोर दुर्ग। मंडोर दुर्ग को देखो, दिखने में एक ऐसा दुर्ग लगता है जैसे कि उल्टा बना हुआ है, इसीलिए इसको उल्टा दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में है, जो वही रावण का जो ससुराल है और मंदोदरी का पीहर है। इसी को हम मंडोर दुर्ग के नाम से जानते हैं। नागवंशी पहले आते हैं इसमें, नागवंशी, फिर प्रतिहार। और इसी दुर्ग को दोस्तों राठौड़ राव चूड़ा को क्या कर देते हैं, ये दहेज में दे देते हैं परेशान होके। तो राठौड़ों की पहली राजधानी भी कौन है यहाँ पे? ये मंडोर दुर्ग ही है। और RSPरी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मंडोर दुर्ग, राठौड़ों की जो पहली राजधानी है वो कौन सा दुर्ग है? तो मंडोर दुर्ग। इसके बाद दोस्तों जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग देखो, नागभट्ट प्रथम किसने बनवाया था? नागभट्ट प्रथम प्रतिहार ने बनवाया था। और ये इसी का वास्तविक संस्थापक भी कौन था? नागभट्ट प्रथम। इसके बाद नागभट्ट को हराकर परमार आते हैं। परमार के बाद में चौहान आते हैं। चौहान के बाद में कौन? चौहानों में कौन? कान्हड़ देव चौहान। कान्हड़ देव चौहान को अलाउद्दीन खिलजी यानी कि एके इस कान्हड़ देव चौहान को हरा देते हैं और इसे अपने अधीन ले लेते हैं। इसके बाद इस दुर्ग का नाम जलालाबाद कर देते हैं। और जलालाबाद करने के बाद में ये भी यहाँ सिर्फ जीतने के हिसाब से आता है, लूट मार के हिसाब से, तो ये देता तो है नहीं। इसके बाद ये तुर्क इसको अपने संरक्षण में ले लेते हैं। तुर्क इसको हरा देते हैं, यूँ मान लो, हराते नहीं है, ये तो नाम छोड़ के चला जाता है। उसके बाद तुर्क आ जाते हैं। तुर्क इनको अपने हाथ में लेते हैं और तुर्कों को फिर कौन हरा देते हैं? राठौड़ हरा देते हैं। तो ये जालोर दुर्ग की कहानी पूरी हो गई दोस्तों। इसके बाद में राजौरगढ़ दुर्ग अलवर में है दोस्तों। और ये जैसे मैंने बताया कि 26 शाखाएं थी। किसकी? गुर्जरों की, प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी। इसी के अंदर ये जो बड़गुजर शाखा है एक, उसमें 24 में से एक शाखा है। इसमें 24 में से एक शाखा तो है आपकी बड़गुजर की। और दौसा दुर्ग है, उसमें भी एक बड़गुजर की शाखा है, जिसको बाद में हराकर जो कछवाहा शासक है वो अपना शासन इस पर स्थापित कर लेंगे। इसके बाद देखो दोस्तों, अब मंदिर की बारी दोस्तों। सबसे मेन प्रमुख और स्पेशल टॉपिक इसको आप गुर्जर प्रतिहारों का कह सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इसी में से बनते हैं। तो दोस्तों मैं मानती हूँ इस चीज़ को, अगर प्रतिहार नहीं होते तो हमारे राजस्थान में इतने मंदिर कभी नहीं होते। हम ऋणी हैं प्रतिहारों के कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे मंदिर हमारे राजस्थान में बनाए हैं। तो मंदिर स्थापत्य, इनकी मंदिर जो स्थापत्य शैली है वो कौन सी है? गुर्जर प्रतिहार शैली। कौन सी है दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार शैली। और इसे ही आप कहते हो महामारू शैली, प्रतिहार शैली, इसी को हम कहते हैं महामारू शैली। महामारू क्यों कहते हैं दोस्तों? महामारू इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही मंदिर में हमें अलग अलग मूर्तियाँ मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि एक मंदिर में एक ही मूर्ति हो, मिश्रित मंदिर जिसे हम कह सकते हैं। इसीलिए मतलब दो तीन मूर्तियाँ हर मंदिर में आपको अलग अलग
मिलेगी, जिसमें जैन मंदिर भी आपको मिलेंगे, बौद्ध मंदिर भी मिल सकते हैं, राम के, शिव के मंदिर, विष्णु के मंदिर और माताओं के मंदिर भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो मिक्स शैली जिसको आप बोलते हो वही महामारू शैली के अंदर आती है दोस्तों। कोई महामारू अलग से शैली नहीं है, एक ही मंदिर में अलग अलग मूर्तियाँ स्थापित करना ही महामारू शैली कहलाती है। तो देखो पहले दोस्तों हम जोधपुर के सबसे पहले मंदिर देखेंगे। इसमें बहुत सी जगह इन्होंने मंदिर बनाए हैं, तो हम जिलों के हिसाब से इनको अलग अलग याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखो दोस्तों, जोधपुर में सबसे पहले बचकुला भी बोल सकते हो और बुचकाला भी यहाँ इसका नाम देखा जाता है दोस्तों। और ये बिलाड़ा में बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है दोस्तों। मैं घटियाला शिलालेख जो आपने पहले ही पढ़ा है, कुक्कू का है घटियाला शिलालेख। इसको याद भी करवाया था दोस्तों मैंने, किससे, कुकड़ू से, यानी कि कुकड़ू घटिया है। लांबा का मंदिर है, अरना का मंदिर है और सोयला मंडोर मंदिर, ये तो है जोधपुर में। इसके बाद आ जाओ दोस्तों, पाली के मंदिर याद करवाते हैं। पाली में है आनंदपुर, कोकिंद, कालू, आउआ और मगर मंडी। ये निमाज में पड़ता है दोस्तों मगर मंडी। तो ये आनंदपुर, कोकिंद, कालू, आउआ और मगर मंडी, ये ब्यावर रोड में पड़ता है दोस्तों। इसके बाद आबानेरी यानी दौसा के जो मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं इन्होंने बनवाए हैं जो। तो सबसे पहले हर्ष माता का मंदिर, ये किसको समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। अर्धनारीश्वर का मतलब शिव और शक्ति का ये रूप है अर्धनारीश्वर का मंदिर। मार्तंड भैरव का मंदिर, ये भी दोस्तों दौसा में है। पद्मनाभ का मंदिर, ये भी दौसा में है। और चांद बावड़ी, कई बार इसका सवाल पूछा गया है कि चांद बावड़ी किसने बनवाई है या कहाँ पर स्थित है, तो ये गुर्जर प्रतिहारों की प्रमुख देन है दोस्तों दौसा के अंदर। इसके बाद ओसिया के मंदिर, ओसिया में, ये भी जोधपुर में ही पड़ता है दोस्तों, लेकिन ओसिया जोधपुर इनका मेन सेंटर रहा है, तो दोस्तों जोधपुर में इनके मंदिर भी ज़्यादा होंगे। तो ओसिया में कौन कौन से मंदिर हैं, एक तो महावीर स्वामी का मंदिर है, किसने बनवाया दोस्तों, वत्सराज ने बनवाया। सूर्य मंदिर, इसी को हम राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, इसको हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। हरिहर मंदिर, ये किसको, हरि और हर यानी कि विष्णु और शिव दोनों का ये प्लस में है। मैंने कहा महामारू शैली के मंदिर हैं अधिकतर, तो ये हरिहर मंदिर किसको समर्पित है, विष्णु और शिव को। सचिया माता मंदिर, इसी को हम ओसिया माता का मंदिर भी कहते हैं। तो ये ओसिया जोधपुर के मेन मंदिर हो गए। इसके बाद हम अलग अलग जगह अलग अलग मंदिर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से। तो एक है नकटी माता का मंदिर, ये कहाँ है दोस्तों, भवानीपुरा जयपुर के अंदर। फिर हर्षनाथ माता का मंदिर, सब परिचित हैं इससे, कहाँ है दोस्तों, सीकर में। कालिका माता का मंदिर, इसी को सूर्य मंदिर भी कहते हैं, ये कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर। मेवाड़ में कब मिलेंगे दोस्तों इनके मंदिर, बाकी आपको पश्चिमी राजस्थान में इनके मंदिर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जगत अंबिका का मंदिर उदयपुर, इसे मेवाड़ का क्या कहते हैं दोस्तों, खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो हम किसको कहते हैं, सूर्य मंदिर को, जबकि मेवाड़ का खजुराहो हम किसको कहेंगे, जगत अंबिका मंदिर को। खेड़ मंदिर है बालोतरा में, अब पहले बाड़मेर में पड़ता था, लेकिन नया जिला बालोतरा को बना दिया गया। इसके बाद में खेड़ मंदिर कहाँ हो गया, बालोतरा में। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ये प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर है दोस्तों, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर जो अब बाड़मेर में है। ये प्रतिहारों का क्या है, बिल्कुल अंतिम लास्ट मंदिर है। नागौर का दधी माता मंदिर, ये गोठ मांगलोद में है दोस्तों। और छोटू खाटू बावड़ी, ये बहुत सुंदर बावड़ी बनी हुई है, इसे नाम दिया गया है, इसका मतलब एक और नाम है, उपनाम इसको कहते हैं फूल बावड़ी। तो ये है डीडवाना, मतलब पूरे राजस्थान के सेंटर में ये बावड़ी है, इसको डीडवाना में बनाया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लास इसको 2-4 बार पढ़ना, आपको ये मंदिर अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं से घूम फिर के प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।